एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां इंसान सिर्फ मंगल या प्लूटो पर नहीं रुकता, बल्कि हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे से भी बाहर निकलकर किसी दूसरी आकाशगंगा की ओर सफर कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि हम कब जाएंगे, सवाल ये है कि हम वहां पहुंचेंगे कैसे। कौन सा इंजन हमें वहां तक ले जा सकता है। आज के हमारी ये पड़ताल उन स्रोतों पर आधारित है जो एक ऐसे भविष्य के इंजन की खोज करते हैं जो भौतिकी के नियमों को कह सकते हैं कि चुनौती देता है। और देखिए, इस सवाल की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास जो सबसे तेज चीज है जो इंसान ने बनाई है वो है पार्कर सोलर प्रोब। हाँ। इसकी रफ्तार लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। सुनने में ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन अगर हम इस रफ्तार से अपनी सबसे करीबी आकाशगंगा एंड्रोमेडा तक जाने की कोशिश करें तो हमें 4 अरब साल लगेंगे। 4 अरब साल? तब तक तो शायद हमारा सूरज भी एक ठंडा पत्थर बन चुका होगा, पृथ्वी तो दूर की बात है। बिल्कुल, तब तक कुछ भी नहीं बचेगा। इससे ये साफ हो जाता है कि हमारे मौजूदा रॉकेट इंजन, चाहे वो फैल्कन 9 हो, GSLV हो, कोई भी, ये सब हमें बस अंतरिक्ष के दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के सफर के लिए ये बच्चों के खिलौनों जैसे हैं, पूरी तरह से बेकार। तो अगर मौजूदा तकनीक काम नहीं करेगी तो हमें किस तरह के इंजन की जरूरत है? जाहिर है हमें किसी बेहतर रॉकेट की नहीं, बल्कि किसी बिल्कुल ही अलग चीज की जरूरत है। हमें एक ऐसे इंजन की जरूरत है जिसकी जरूरतों की लिस्ट ही विज्ञान कथा जैसी लगती है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंजन जिसमें 0 ईंधन की खपत हो, मतलब एक बार चालू हो गया तो उसे कभी रिफ्यूल करने की जरूरत ना पड़े। कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस चलता जाए हमेशा के लिए। दूसरी जरूरत है लगातार स्पीड बढ़ाते रहने की, जबरदस्त ताकत, एक्सट्रीम एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं। मतलब सालों तक, सदियों तक बिना रुके अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। बिल्कुल। तीसरी, उसकी रेंज अनंत होनी चाहिए। चौथी, और ये बहुत जरूरी है, सैद्धांतिक तौर पर स्पीड की कोई ऊपरी सीमा नहीं होनी चाहिए। यही पर एक और बड़ी समस्या आती है। जब कोई चीज प्रकाश की गति के पास पहुंचती है तो समय धीमा हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि यान में बैठे लोगों के लिए शायद कुछ साल गुजरें, लेकिन पृथ्वी पर तो हजारों साल बीत जाएंगे। सही कहा, वो वापस कभी नहीं आ पाएंगे। तो 5वीं जरूरत यह है कि टाइम डायलेशन मौत का कारण ना बने। इसके अलावा इतनी तेज गति पर यान का पिघलना असंभव होना चाहिए। उसे अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी, सबसे असंभव लगने वाली शर्त, क्या? उसे कोई रख रखाव नहीं चाहिए। 0 मेंटेनेंस। 1 मिनट, 0 मेंटेनेंस? अरबों किलोमीटर दूर, ये तो किसी भी मशीन के लिए असंभव है। इंजन तो छोड़ ही दीजिए। क्या स्रोत ये बताते हैं कि वैज्ञानिक इसे कैसे संभव बनाने की सोच रहे हैं? यही तो बात है। इस लिस्ट को देखकर समझ आता है कि असल में हम एक इंजन नहीं खोज रहे हैं, हम एक ऐसी मशीन खोज रहे हैं जो ब्रह्मांड के साथ बातचीत करने का एक बिल्कुल नया तरीका जानती हो। ये इंजीनियरिंग की समस्या कम है और भौतिकी के नियमों को फिर से लिखने जैसी चुनौती ज्यादा है। ठीक है, तो इस असंभव सी दौड़ में कौन कौन से दावेदार हैं? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। वैज्ञानिकों के पास कुछ ऐसे विचार हैं जो आज असंभव लगते हैं, लेकिन कल हकीकत बन सकते हैं। बिल्कुल। चलिए कुछ प्रमुख दावेदारों पर नजर डालते हैं जो इस रेस में हैं। पहला है लाइट सेल इंजन, या कहिए फोटोन इंजन। ये बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। ये सूरज की रोशनी के कणों यानी फोटॉन्स के दबाव से चलता है। जैसे हवा नाव की पाल को धकेलती है, वैसे ही रोशनी इस यान की पाल को धकेलती है। तो मतलब ईंधन की खपत 0 है? बिल्कुल 0। और सिद्धांत रूप में ये प्रकाश की गति का 20% तक पहुंच सकता है, जो बहुत ज्यादा है। तो फिर इसमें क्या कमी है? ये तो काफी कारगर लगता है। समस्या ये है कि दूसरी आकाश गंगा तक पहुंचने के लिए ये गति भी बहुत कम है। ये एक शानदार कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक साइकिल की तरह है जिससे हम शहर के बाहर तो निकल सकते हैं पर देश पार नहीं कर सकते। हमें एक असली रॉकेट चाहिए। मैंने सुना है फ्यूजन इंजन पर बहुत काम हो रहा है, जिसे स्टार इन अ बॉक्स भी कहते हैं। हाँ, और ये शायद दूसरा सबसे बड़ा दावेदार है। इसमें इंजन के अंदर एक छोटे तारे की तरह हाइड्रोजन परमाणुओं को मिलाकर हीलियम बनाया जाता है और इस प्रक्रिया से जबरदस्त ऊर्जा और धक्का मिलता है। लेकिन इसकी भी कोई बड़ी कमजोरी होगी? है, बहुत बड़ी। उस अत्यधिक गर्म प्लाज्मा को
उस छोटे सूरज को संभालने वाली तकनीक अभी हमारे पास नहीं है। धरती पर हम इसे कुछ सेकंड के लिए ही काबू कर पाते हैं। हजारों साल की यात्रा के लिए इसे लगातार चलाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और फिर आता है एंटी मैटर इंजन, विज्ञान कथाओं का पसंदीदा। क्योंकि ये अब तक का सबसे शक्तिशाली इंजन हो सकता है। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 50 गुना ज्यादा ऊर्जा होती है। 50 गुना? लेकिन इसकी एक छोटी सी समस्या है, कीमत। हाँ, बहुत छोटी सी। नासा के अनुमान के मुताबिक 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने की लागत 62.5 ट्रिलियन डॉलर है। 62 ट्रिलियन? मतलब इसे बनाने के लिए हमें पहले किसी दूसरी गैलेक्सी को लूटना पड़ेगा। ये तो काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बिल्कुल, ये आर्थिक रूप से असंभव है। इसके बाद एक और डरावना आइडिया है, ब्लैक होल ड्राइव। इंतजार, क्या हम यान में ब्लैक होल लगाने की बात कर रहे हैं? एक बहुत ही छोटे सूक्ष्म ब्लैक होल को इंजन के पीछे फंसाने का सिद्धांत है। स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल धीरे धीरे ऊर्जा लीक करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। अच्छा। इसी रेडिएशन का इस्तेमाल यान को लगातार अनंत काल तक धकेलने के लिए किया जा सकता है। समस्या यह है कि ऐसा सूक्ष्म ब्लैक होल बनाना और उसे काबू में रखना फिलहाल असंभव लगता है। ठीक है, अब उस पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार था, वार्प ड्राइव, स्टार ट्रेक वाला आइडिया। श्रोत इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं? यह सबसे आकर्षक आइडिया है, जाहिर है। इसमें यान खुद नहीं चलता, बल्कि वो अपने आगे के अंतरिक्ष को सिकोड़ता है और पीछे के अंतरिक्ष को फैलाता है। मतलब अंतरिक्ष ही चलता है। लेकिन इसके लिए नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा की जरूरत है ना? और हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है, कम से कम हमारे आज के ज्ञान के अनुसार तो नहीं है। तो ये सभी इंजन या तो बहुत धीमे हैं, या बहुत महंगे, या फिर ऐसी चीजों पर निर्भर हैं जो शायद मौजूद ही नहीं है। लेकिन स्रोत एक ऐसे इंजन की ओर इशारा करते हैं जिससे वैज्ञानिक सच में अंतर गैलेक्टिक यात्रा के लिए सबसे बड़ा और वास्तविक दावेदार मानते हैं। अब बात करते हैं उस इंजन की जो शायद हमें दूसरी आकाशगंगा तक ले जा सकता है, अल्फा वैन इंजन। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि ये ब्लैक होल का उपयोग करके आकाशगंगाओं के बीच यात्रा करने की एक अविश्वसनीय लेकिन सिद्धांतिक रूप से संभव अवधारणा है। बिल्कुल। इसकी कार्यप्रणाली को अगर सरल शब्दों में समझे तो ये कुछ इस तरह है। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष यान के पीछे प्लाज्मा का एक बहुत बड़ा छल्ला है और यान के सामने एक सूक्ष्म कृत्रिम रूप से बनाया गया ब्लैक होल है। एक मिनट, फिर से वही बात। हम ब्लैक होल इस्तेमाल कर रहे हैं जो हर चीज को निगल लेता है और उसे यान के ठीक सामने लगा रहे हैं। और वो सूक्ष्म क्यों होना चाहिए? ये तो खतरनाक लगता है। ये सवाल बहुत जरूरी है। सूक्ष्म इसलिए क्योंकि हॉकिंग के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल जितना छोटा होता है उतनी ही तेजी से ऊर्जा रेडिएट करता है। एक बड़ा ब्लैक होल तो बस चीजें निगलेगा, लेकिन एक सूक्ष्म ब्लैक होल एक शक्तिशाली पावर प्लांट की तरह काम करेगा। अच्छा। जब यान के पीछे का प्लाज्मा इस सूक्ष्म ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो ये उस रेडिएशन की प्रक्रिया को अरबों गुना तेज कर देता है और यही हॉकिंग रेडिएशन एक लगातार और शक्तिशाली धक्के की तरह यान को आगे धकेलता है। ये धक्का कभी बंद नहीं होता। तो इसके फायदे क्या हैं? ये दूसरे इंजनों से इतना बेहतर क्यों है? इसके 3 मुख्य लाभ हैं जो इसे सबसे अलग बनाते हैं। पहला है अनंत ईंधन। ब्लैक होल और प्लाज्मा लूप मिलकर असीमित ऊर्जा बनाते हैं। जब तक ब्लैक होल है तब तक ऊर्जा है। और दूसरा फायदा है लगातार त्वरण। ये इंजन कभी रुकता नहीं है। इसका मतलब है कि यान की गति लगातार हर सेकंड बढ़ती ही रहती है। और ये गति कहाँ तक पहुँच सकती है? यही इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ आता है। सैद्धांतिक रूप से ये इंजन यान को प्रकाश की 95% गति तक धकेल सकता है। इस गति पर एंड्रोमेडा आकाशगंगा तक की यात्रा जो 4 अरब साल लग रही थी वो सिर्फ 50,000 साल में संभव हो सकती है। 50,000 साल भी बहुत लंबा समय है, लेकिन 4 अरब साल की तुलना में ये एक बहुत बड़ी छलांग है। ये असंभव से संभव की श्रेणी में आ जाता है। बिल्कुल। 50,000 साल की यात्रा जेनेटिक आर्क शिप्स के लिए एक संभावना बन जाती है। यानी ऐसे यान जो इंसानी डीएनए या भ्रूण लेकर जाएं और मंजिल पर पहुंचकर उन्हें विकसित करें। लेकिन असली मोड़ तो अब आता है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, इस इंजन का एक संशोधित संस्करण ब्रह्मांड के एक चीट कोड का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ,
और वो चीट कोड है फ्रेम ड्रैगिंग। ये आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा है। जब एक बहुत भारी वस्तु जैसे कि एक ब्लैक होल घूमती है तो वो सिर्फ खुद नहीं घूमती, बल्कि अपने साथ साथ अंतरिक्ष और समय को भी घसीटती है। जैसे चम्मच को शहद में घुमाने पर शहद भी घूमने लगता है। बिल्कुल सही उदाहरण। तो ये अंतरिक्ष को अपने साथ घुमाता है। इसका इंजन से क्या लेना देना है? ये कैसे मदद कर सकता है? इसका इस्तेमाल एक असाधारण गति बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, एक अंतरिक्ष यान अपने अल्फा वेन प्लाज्मा इंजन से अपनी गति बढ़ाता है, फिर वो हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद घूमते हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल के बाहरी प्रभाव क्षेत्र के ठीक किनारे से गुजरता है। एक तरह का ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट, जैसा हम दूसरे ग्रहों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ब्लैक होल का घूमता हुआ अंतरिक्ष उस यान को पकड़कर एक जबरदस्त गति का बूस्ट देता है। ये बूस्ट इतना शक्तिशाली होता है कि यह सामान्य भौतिकी की सीमाओं को चुनौती देता है। इसके बाद यान फिर से अपने इंजन को चालू करता है और अपनी गति और बढ़ाता है, और फिर अगली आकाशगंगा के ब्लैक होल से अगला बूस्ट लेता है। तो ये एक ऐसा लूप बन जाता है। इंजन से गति बढ़ाओ, ब्लैक होल से बूस्ट लो, फिर इंजन से गति बढ़ाओ, फिर अगले ब्लैक होल से बूस्ट लो। ये तो ब्रह्मांड के हाईवे पर एक के बाद एक टर्बो बूस्ट लेने जैसा है। बिल्कुल। इस लूप से यान ऐसी गति प्राप्त कर सकता है जो हमारे ब्रह्मांड में अवैध लगती है। लेकिन ये ब्रह्मांड का कोई गड़बड़ झाला या ग्लिच नहीं है। ये ब्रह्मांड का एक छिपा हुआ नियम है जिसे हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा यान आखिर दिखेगा कैसा? ये हमारे आज के रॉकेट जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। स्रोत बताते हैं कि ये एक चलता फिरता शहर होगा, या शायद एक छोटा देश। सही है, ये कोई रॉकेट नहीं बल्कि एक मेगा शिप होगा। इसके प्रमुख हिस्सों की बात करें तो इसमें प्लाज्मा को संभालने के लिए एक विशाल छल्ला होगा। यान के आगे एक कृत्रिम सूक्ष्म ब्लैक होल जनरेटर लगा होगा, और यात्रियों को घातक रेडिएशन से बचाने के लिए 10 मीटर मोटी शील्ड होगी। 10 मीटर? ये तो किसी बंकर की दीवार से भी ज्यादा मोटी है, और जरूरी भी है। यान के अंदर कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बनाने के लिए एक घूमने वाला हिस्सा होगा, जैसा हमने कई साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा है। यात्रियों के लिए क्रायोजेनिक जीवन रक्षक प्रणाली होगी, जहां इंसान सदियों तक सो सकेंगे। और साथ ही डीएनए बैंक्स भी होंगे। हाँ, इंसानों और पृथ्वी के अन्य जीवों के डीएनए को सहेजने के लिए। और इसे चलाएगा कौन? कोई इंसान तो इतने लंबे सफर के लिए जागता नहीं रह सकता। इसे एक एआई कैप्टन चलाएगा, क्योंकि इंसानी दिमाग इतने लंबे और जटिल सफर के फैसले नहीं ले सकता। यान की बॉडी खुद की मरम्मत करने वाली नैनोटेक से बनी होगी, और रास्ते में आने वाले छोटे मोटे कचरे से बचाने के लिए एक डिफ्लेक्टर शील्ड होगी। और इसका आकार? आपने कहा एक छोटा देश। स्रोत के अनुसार इसका आकार लगभग 500 किलोमीटर लंबा हो सकता है। 500 किलोमीटर? ये तो दिल्ली से जयपुर जितनी दूरी है। क्या इसे बनाना और लॉन्च करना ही अपने आप में एक असंभव काम नहीं होगा? इंजन से भी बड़ी चुनौती। निश्चित रूप से। इसे धरती पर नहीं बनाया जाएगा, इसे अंतरिक्ष में ही टुकड़ों में बनाया जाएगा। और ये किसी एक देश का प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये पूरी मानवता का साझा प्रयास होगा। इंजन और जहाज की बात तो ठीक है, ये सब बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन उस जहाज के अंदर मौजूद इंसानों का क्या? ये यात्रा इंसानों के लिए कैसी होगी? और यहीं इस मिशन की सबसे गंभीर मानवीय चुनौतियां सामने आती हैं। 50,000 साल की यात्रा का मतलब है कि चालक दल की कई पीढ़ियां उसी जहाज पर पैदा होंगी और मर जाएंगी। जो लोग पृथ्वी से चलेंगे वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। कभी नहीं। उनकी हजारों पीढ़ियों बाद कोई उस नए घर पर कदम रखेगा। ज्यादातर इंसान क्रायोस्लीप में रहेंगे, सदियों तक सोएंगे, और सारे बड़े फैसले एआई लेगा। और इतने लंबे समय तक एक बंद जगह में रहने और रेडिएशन के कारण इंसानों में म्यूटेशन यानी आनुवंशिक बदलावों का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। यान के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम बना रखना होगा ताकि पीढ़ियों तक जीवन संभव हो सके। और खतरे अनगिनत हैं। घातक रेडिएशन का सामना करना होगा, और सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा सिस्टम फेलियर, और उस यान का अंत हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि मानवता की इस पूरी शाखा का अंत हो जाएगा। ये सब सुनने में किसी बहुत दूर के भविष्य की बात लगती है। तो ये हकीकत कब बनेगा? क्या हमारे पास कोई समय सीमा है? स्रोत कुछ सैद्धांतिक भौतिकविदों के अनुमानों का जिक्र करते हैं। उनके अनुसार फ्यूजन प्लाज्मा लूप बनाने में लगभग 100 साल लग सकते हैं। सूक्ष्म ब्लैक होल बनाने और उसे नियंत्रित करने की तकनीक में 150 से 300 साल। और पूरा अंतर गैलेक्टिक जहाज? एक पूरा अंतर गैलेक्टिक जहाज बनाने में
400 से 500 साल लग सकते हैं और इंसानों को उस पर लॉन्च करने का समय शायद आज से 600 साल या उससे भी ज्यादा दूर हो। इसका मतलब है इंसान एक दिन दूसरी आकाशगंगा तक पहुंच सकता है, लेकिन इस एक इंजन और एक जहाज को बनाने में एक पूरी सभ्यता की उम्र लग जाएगी। कई पीढ़ियां बस इसी एक सपने के लिए काम करती रहेंगी। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत क्यों की जाए? 600 साल तक एक प्रोजेक्ट पर काम क्यों किया जाए जिसमें अरबों खरबों डॉलर लगेंगे और अनगिनत लोगों की जिंदगियां लग जाएंगी, जिसका नतीजा वे खुद कभी नहीं देख पाएंगे? इसका जवाब हमारे स्रोतों में बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली है, और वो जवाब है मानवता का अस्तित्व। हमारा अस्तित्व? हाँ, एक दिन आज से अरबों साल बाद हमारा सूरज खत्म हो जाएगा। वो एक लाल दानव तारे में बदल जाएगा और पृथ्वी समेत हमारे सौर मंडल के अंदरूनी ग्रहों को निगल जाएगा। हमारा सौर मंडल नष्ट हो जाएगा। और अगर मानवता को उस दिन से आगे भी जीवित रहना है तो उसके पास एक ही रास्ता है, सौर मंडल को छोड़ना, और फिर शायद मिल्की वे आकाशगंगा को भी छोड़ना होगा और एक नया घर खोजना होगा। तो ये अल्फवेन ब्लैक होल इंजन सिर्फ एक खोज या रोमांच का जरिया नहीं है। ये हमारे भविष्य की आखिरी उम्मीद हो सकता है। ये मानवता के लिए एक लाइफ बोट है। आज हमने देखा कि कैसे विज्ञान की सीमाएं कल्पना को छू रही हैं और कैसे एक इंजन जो आज सिर्फ कागज पर मौजूद है, मानवता के भविष्य की कुंजी बन सकता है। ये सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की कहानी है। बिल्कुल। स्रोत हमें 600 साल की एक योजना बताते हैं कि कैसे जीवित रहने के लिए एक जहाज बनाया जाए। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है, मानवता को पहले किस तरह की सभ्यता बनना होगा जो एक ही प्रोजेक्ट पर 6 शताब्दियों तक सहयोग कर सके, बिना लड़े, बिना रुके और बिना खुद को नष्ट किए। शायद सबसे बड़ी चुनौती इंजन बनाना नहीं है, बल्कि उस समाज का निर्माण करना है जो इसे बनाने में सक्षम हो।